तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के वेडनेसडे नाइट वॉर्स के रिव्यू में। ऑल एलीट रेसलिंग और एनएक्सटी दोनों शोज हो चुके हैं खत्म, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स हमें मिलेंगे उतना ही फायदा होगा हमारा यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी है वेडनेसडे नाइट वॉर्स की इंडिया में और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा जो लोग हैं इन शोज को देखना स्टार्ट करें। अब हम पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑल एलीट रेसलिंग की गाइज। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज के दोनों शोज थे ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अमेजिंग थे, लेकिन काफ़ी सॉलिड शोज थे और हमें इनमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट भी चीज़ें देखने को मिली है। तो ऑल एलीट रेसलिंग शुरू होती है बैक स्टेज इनर सर्कल से। इस टीम के मेंबर्स बिल्कुल अपसेट हैं क्योंकि वो स्टेडियम स्टैम्पीड का मैच हार गए एलीट से। और गाइज क्रिस जेरिको की जो शक्ल थी ना बिल्कुल ऐसी थी कि भाई क्या हो गया हमारे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सैमी गेवारा जो है वो क्रचेस पर खड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। और जेरिको कहते हैं हमने तो चैंपियंस की टी शर्ट भी बनवा ली थी और पूरा कार्टन पड़ा है टी शर्ट्स का, क्या करेंगे इनका, चलो कोई नहीं लोगों को दे देंगे। और सेंटाना कहते हैं क्योंकि टी शर्ट्स बहुत सस्ती पड़ रही थी तो मैंने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया था। वो ट्रक खोलते हैं और कहते हैं देखो कितने सारे कार्टन है हमारे पास, और भी ज़्यादा जो अपसेट है हो जाती है यहाँ पे इनर सर्कल। तो इसके बाद शो का इंट्रो हिट होता है, हम आते हैं और बैक स्टेज सेगमेंट एक और देखने को मिलती है जो कि एक प्री टेप सेगमेंट थी और ये थी एलीट के साथ। तो सबसे पहले एडम पेज कहते हैं मैं तो चला एक ड्रिंक लेने, वो वहां से निकल जाते हैं। ओमेगा कहते हैं मेरे को भी मैच के बाद कुछ सही लग नहीं रहा है तो मैं एडम पेज के साथ जा रहा हूँ। बचते हैं यंग बक्स और मैट हार्डी और वो डिस्कस करते हैं कि अपने मैच के लिए मैट हार्डी के किस कैरेक्टर को वो देखना चाहते हैं। तो पहले डमास्कस आता है, फिर ब्रोकन मैट आता है, फिर एक्सट्रीम मैट आता है। यंग बक्स कहते हैं क्यों ना हम इससे भी पहले चले जाएं। तो मैट हार्डी का एक और पुराना कैरेक्टर निकल कर आता है और वो आ जाता है मैच लड़ने यहाँ पे। तो जो ओपनिंग मैच था हमें देखने को मिलता है मैट हार्डी एंड द यंग बक्स अगेंस्ट प्राइवेट पार्टी एंड जोई जनेला। अब ये पूरा एक रैंडम मैच था तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कुछ ऑन द लाइन है या फिर मैं इससे कुछ खास एक्सपेक्ट करूं। रेसलिंग वाइज और एज एन ओपनर एक काफी एंटरटेनिंग मैच था और यहाँ पे मैट हार्डी और यंग बक्स की टीम जीत गई। अब मैच के बाद जो चीज हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी शॉकिंग चीज थी जो कि एक्सपेक्टेड थी काइंड ऑफ। तो ब्लेड एंड बुचर आते हैं और यंग बक्स को अटैक कर देते हैं यहाँ पे। और बहुत समय बाद हमने ब्लेड और बुचर को देखा है, उन्होंने व्हाइट कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। ब्लेड ने काइंड ऑफ अपने बालों को जो है वो ब्लॉन्ड डाई भी करा लिया है। तो डिफरेंट सी फील हो रही थी ये पूरी चीज क्योंकि बहुत समय हम बात देख रहे थे। उसके बाद एकदम से कहीं से शोर आ जाता है और हमें देखने को मिलता है एक मिनी ट्रक में आते हैं गाइस डैक्स हार्वुड और कैश व्हीलर यानी कि FTR फॉर्मरली नोन एज द रिवाइवल इन WWE। और फाइनली उनका लॉन्ग अवेटेड डेब्यू जो है वो हो चुका है यहाँ पे। और काफी कमाल की बात यह है कि वो आते हैं रिंग के अंदर और वो सबसे पहले सीधा यंग बक्स के पास चले जाते हैं। तो लगता है कि ऑब्वियसली वो यंग बक्स को अटैक कर सकते हैं क्योंकि इतने समय से ये मैच हमें चाहते हैं, लेकिन वो बुचर और ब्लेड को अटैक कर देते हैं यहाँ पे एकदम से। और ये शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो डेफिनेटली यंग बक्स को मारने वाले हैं। और इसके बाद दोनों टीम्स के बीच में एक स्टेयर डाउन होता है लेकिन FTR वहां से चली जाती है। तो मुझे लगता है कि उनको एज अ बेबी फेस डेब्यू कराया गया है जो कि एक डिफरेंट अप्रोच है और बहुत ऑब्वियस हो जाता अगर वो एज अ हील आते और यंग बक्स के अगेंस्ट लड़ते। तो शायद यहाँ पे AEW ने इस मैच को थोड़ी देर के लिए बचा के रखा है, सीधा हमें ये मैच नहीं देने वाले। पहले जो मैच होगा FTR का वो ब्लेड एंड बुचर के साथ होगा, उसके बाद प्रॉब्ली वो यंग बक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो फाइनली ये एक एक्सपेक्टेड डेब्यू जो था यहाँ पे हमें देखने को मिला और काफी कमाल के तरीके से जो था हुआ। उसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है ब्रायन केज का जो कि उनका फर्स्ट एवर सिंगल्स मैच था इन AEW। यहाँ पे उन्होंने हरा दिया ली जॉनसन को, तो बेसिकली कुछ यहाँ पे था नहीं। उसके बाद टैज जो है एक प्रोमो कट करते हैं और जॉन मॉक्सली मैच पे कमेंट्री पर बैठे होते हैं। तो टैज सीधा मॉक्सली को कहते हैं कि जो तुम्हारे पास आने वाला है फाइटर फेस्ट में तुम उम्मीद करोगे ये तुम्हारे साथ जल्दी जल्दी निकल जाए क्योंकि ब्रायन केज ने अगर तुम्हें जीने दिया तो तुम बहुत ज्यादा लकी होगे और ये जो टाइटल है तुम्हारे शोल्डर्स पे वो केज लेने वाले हैं, अगर रोक सकते हो उनको तो रोक के दिखा देना। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोमो काफी इंटरेस्टिंग था। ब्रायन केज वर्सेस जॉन मॉक्सली ऑफिशियल कर दिया गया फॉर फाइटर फेस्ट फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्या ब्रायन केज ऑलरेडी हरा देंगे मॉक्सली को और बन जाएंगे नए चैंपियन? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। तो उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है ब्रिट बेकर का एक प्रोमो जहां पे वो आके एड्रेस करती हैं अपनी इंजरीज को और वो व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं और वो सबको ब्लेम करती हैं इस प्रोमो के अंदर, क्रिस टैटलैंडर, नायला रोज और उसके बाद हिकारू शीडा, इवन ऑब्री एडवर्ड्स द रेफरी। और वो कहती हैं कि इन सब लोगों की वजह से जो मेरी इंजरी इतनी खतरनाक सी हो गई है लेकिन मैं वापस आऊंगी और ऑल आउट यानी कि 5 सितंबर को मैं अपना रिटर्न करने वाली हूँ। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी इतनी लंबी डेट दे दिया तो मुझे नहीं लगता है एक स्टोरी लाइन इंजरी है, डेफिनेटली उनको एक बड़ी इंजरी हुई है और उसकी वजह से वो सितंबर तक बाहर रहने वाली हैं। उसके बाद गाइस क्रिस जेरिको होते हैं बैक स्टेज, वो बात कर रहे होते हैं कि ये जो पेप रैली होने वाली है इनर सर्कल की वो सबसे बेस्ट चीज होगी आज तक की AEW हिस्ट्री में। और हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज से ऑरेंज कैसिडी जो है वो निकल जाते हैं आराम से चिल्ड आउट होके और क्रिस जेरिको कहते हैं क्या सच में इसने ऐसा किया हमारे साथ, और बेसिकली ये प्रोमो हो जाता है खत्म। उसके बाद AEW विमेंस चैंपियन जो न्यूली क्राउन चैंपियन है हिकारू शीडा, उनका मैच यहाँ पे हुआ क्रिस्टी जेन्स के साथ और ये सिंपल सा एक मैच था जहाँ पे हिकारू शीडा ऑब्वियसली जीतना चाहिए था उन्हें, वो जीत गई इस मैच को। और एक जो नई चैंट यहाँ पे AEW कर रही है
वो है होली शीडा। तो होली शिट को होली शीडा उन्होंने बना दिया, जो कि फनी है लेकिन काइंड ऑफ क्रिएटिव भी है और लोगों को एक नया जरिया मिलेगा यहाँ पे हिकारू शीडा को सपोर्ट करने का होली शीडा चैंट्स के साथ। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छा मूव था और यहाँ पे हिकारू शीडा इस मैच को जीत गई। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक प्रोमो फ्रॉम कोडी रोड्स, जहाँ पे वो आके बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने लैंस आर्चर को हराया डबल और नथिंग, और वो सबसे पहले TNT चैंपियन बन चुके हैं। वो कहते हैं कि टोनी खान ने मुझे ऐसे चुना नहीं था कि कोडी मैं तुम्हें चैंपियन बनाऊं। जब मैं उनके साथ बैठ के बुक कर रहा था शोज को, हमने और टैलेंट को मौका दिया और फाइनली अब मेरी जो जर्नी है यहाँ पे आके रुक गई है। और वो कहते हैं कि मुझे पता है हम इस पेंडेमिक के पीरियड में चल रहे हैं अभी भी और पता नहीं कब तक रहेंगे, तो मेरा यहाँ पे जो है एक मोटिव बनता है, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने फैंस को एंटरटेन करूंगा हर वीक। और वो कहते हैं जब तक मैं चैंपियन हूं ये रहने वाला एक ओपन चैलेंज, और जिसको आगे मुझे चैलेंज करना है वो कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक से वो लड़ना स्टार्ट करेंगे और हर हफ्ते जो है अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। तो ये काफी अच्छा मूव है AEW की तरफ से, क्योंकि कोडी बहुत समय से मैचेस हारे जा रहे थे। तो अगर वो एज ए TNT चैंपियन लगातार कुछ मैचेस जीतेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और जो फाइनल एक्चुअल पेपर व्यू फ्यूड हमें देखने को मिलेगी फाइटर फेस्ट के लिए, इस चैंपियनशिप के लिए, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, जिमी हैविक एंड किप सेबियन अगेंस्ट द SCU मेंबर्स फ्रैंकी कजेरियन एंड स्कॉर्पियो स्काई। और यहाँ पे मैच काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा कमाल का मैच था, मुझे मजा आया टैग टीम मैच देख के। हमेशा ये AEW के टैग टीम मैचेस अच्छे होते हैं, हम जानते हैं बात। और ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पे एक स्टेक था, और स्टेक ये था कि जो भी टीम जीतेगी उसको नेक्स्ट वीक मौका मिलेगा फॉर द AEW टैग टीम चैंपियंस। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शॉकिंग रिजल्ट हमें देखने को मिला, क्योंकि जिमी हैविक और किप सेबियन इस मैच को जीत गए इंस्टेड ऑफ SCU। और जो एक लौता रीजन मुझे लगता है कि AEW ने ऐसा क्यों किया वो इसलिए है क्योंकि ये जो टीम जीती है किप सेबियन और जिमी हैविक की, एक हील टीम है और चैंपियंस ओमेगा और पेज जो है वो फेस हैं। तो नेक्स्ट वीक हमें ये मैच देखने को मिलेगा और जो भी उस मैच को जीतेगा वो फाइटर फेस्ट में लड़ेगा बेस्ट फ्रेंड्स के अगेंस्ट फॉर द टैग टीम टाइटल्स। जैसा कि हम जानते हैं बेस्ट फ्रेंड्स ने जो है डबल और नथिंग के बाय इनके अंदर हराया था प्राइवेट पार्टी को टू बिकम द नंबर 1 कंटेंडर्स। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है MJF की तरफ से एक प्रोमो, जहाँ पे वो बात करते हैं किस तरीके से वो अभी भी AEW में चैंपियन नहीं बने, और वो कहते हैं जरूर मुझे बैकस्टेज लोग पसंद नहीं करते होंगे तभी ऐसा है और मैं चैंपियन नहीं बनाऊं, लेकिन मैंने इस बैटल रॉयल के बारे में सुना है जो कि क्राउन करेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर द TNT चैंपियनशिप, और मैं इसमें पार्ट लेने वाला हूं क्योंकि मैं भी कोडी को कंपटीशन देना चाहता हूं। और वो कहते हैं मैं और वार्डलो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और हम एंड तक बचेंगे आराम से और मैं इसको जीत जाऊंगा। तो वार्डलो कहते हैं लेकिन, या फिर वो कहते हैं बट, और यहाँ पे MJF कहते हैं बट नथिंग, हम तुम्हें बिल्कुल टीज कर रहे थे कि हम दोनों भी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो उसके बाद ये बैटल रॉयल हमें देखने को मिलती है, जो कि मैं कहना चाहूंगा एक एवरेज बैटल रॉयल थी, ऐसा नहीं था, अमेजिंग थी, और इसका एंडिंग बेटर था देन कंपेयर टू द स्टार्ट। तो हमें देखने को मिलता है कि ऑरेंज कैसिडी आते हैं, अपनी एंट्रेंस करते हैं और सैंटाना एंड ओटीज उनको अटैक कर देते हैं। अगर आपको याद हो, जैसा कि मैंने बताया था, क्रिस जेरिको वाली सेगमेंट में जो है पीछे से ऑरेंज कैसिडी निकलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है इनर सर्कल ने उसका रिवेंज लिया। तो ऑरेंज कैसिडी फिलहाल के लिए जो है मैच से बाहर हो जाते हैं। जो फाइनल 5 बचते हैं इस मैच के अंदर वो थे लुचासोरस, जंगल बॉय, MJF, वार्डलो एंड बिली गन। यहाँ पे MJF और वार्डलो जो है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ऐसा लगता है कि वो दोनों एंड तक बचेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फाइनली जब जंगल बॉय बचते हैं लास्ट में, तो ऑरेंज कैसिडी भी रिंग के अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो कभी एलिमिनेट हुए नहीं थे, लेकिन जंगल बॉय उनको एलिमिनेट कर देते हैं और इस मैच को जीत चुके हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल हो चुका है कोडी अगेंस्ट जंगल बॉय फॉर द TNT चैंपियनशिप। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, मेरे को इसके आउटकम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैच उतना भी अच्छा नहीं था जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिला। उसके बाद गाइस इस शो के मेन इवेंट में सबसे कमाल की चीज हमें देखने को मिलती है, जो कि थी इनर सर्कल की पेप रैली की सेगमेंट, और ये काफी इंटरेस्टिंग थी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमें अपसेट इनर सर्कल देखने को मिल रही थी और मैं काफी इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि आगे होता क्या है इनर सर्कल के साथ। तो विकी गरेरो करती हैं सारे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस अपनी बहुत ही भद्दी आवाज में, जो कि हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं और किसी को कभी पसंद नहीं आई है, लेकिन हमेशा फनी लगती है। तो यहाँ पे गाइस वो इंट्रोड्यूस करती हैं सारे मेंबर्स को, आ जाते हैं सब रिंग के अंदर और क्रिस जेरिको बात करते हैं किस तरीके से वो मैच हार गए और वो फिर से बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हैं यहाँ पे। तो वो सारे अपनी टी-शर्ट्स फेंकनी शुरू कर देते हैं क्राउड में, लेकिन टी-शर्ट्स इतनी सारी हैं कि खत्म ही नहीं हो रही है। और उसके बाद सैमी कहते हैं कि भाई शांत हो जाओ, ऐसे कोई चीखने चलाने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, सबको एक ट्रॉफी देते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ ना कुछ जो कि रिप्रेजेंट करता है उस इंसान को। और उसके बाद सैंटाना के पास एक गिफ्ट बास्केट है, वो गिफ्ट बास्केट में से अलग अलग गिफ्ट निकाल के देते हैं सारे मेंबर्स को। जेरिको को एक फोटो देते हैं, जेक हेगर को जूते देते हैं और ओटीज को खाना दे देते हैं। और जेक हेगर जो है हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से एक पोएम लिखवा के आए हैं, जो कि एक बहुत ही फनी चीज थी। तो ये सब होने के बाद सैमी के बारे में जेरिको से पूछते हैं कि भाई तुम्हें एक्चुअली में क्या चाहिए, तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे। तो जेरिको कहते हैं आई वॉन्ट माइक टाइसन्स हेड ऑन अ प्लेटर, मुझे माइक टाइसन का सर चाहिए। और सैमी के बारे की शक्ल बन जाती है। सैमी पूछते हैं ऐसा क्यों, तो जेरिको कहते हैं कि 10 साल पहले ऑन अ मंडे नाइट, वो रॉ नहीं बोलते, कहते हैं मंडे नाइट
2010 में मुझे माइक टाइसन ने नॉकआउट किया था, उस चीज़ का मुझे रिवेंज चाहिए। और मैं इंस्टेंटली हंसने लग गया था क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 10 साल पहले का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी अब अपॉलॉजी मांग रहे हैं क्रिस जेरिको को, अब उस चीज़ का रिवेंज चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे वो ये चीज़ कहते हैं और उसके बाद सैमी कहते हैं भाई देखो मैं माइक टाइसन का सर तो तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं चीज़ प्लेटर ज़रूर लाया हूँ और एक बबली लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तो वो उठाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि प्लेटर पूरा खाली है, बबली की बोतल खाली है। तो जेरिको कहते हैं किसने खाया खाना, पहले क्या शुरू से प्लेटर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो माइक टाइसन की एंट्रेंस होती है, उसके बाद वो पूरी अपनी गैंग के साथ आते हैं और फेस टू फेस खड़ी हो जाती है इनर सर्कल इस पूरी गैंग के साथ। और जेरिको कहते हैं मैं तुम्हें एक ही बार बोलूंगा, मुझसे अपोलोजाइज कर लो उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे हम इस बात को खत्म करते हैं। लेकिन माइक टाइसन शो ऑफ करते रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है और एकदम से जो ये चीज़ है पूरी ब्रॉल के अंदर टूट जाती है गाइस। और एक एब्सोल्युटली केओटिक जो है हमें एंडिंग देखने को मिली शो में। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है एंडिंग और काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि माइक टाइसन एक रेसलिंग मैच लड़ने वाले हैं जेरिको के अगेंस्ट एक बार फिर से फाइटर फेस्ट में, जो कि इंटरेस्टिंग है। अगर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या ये बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि जेरिको जिस भी फ्यूड के अंदर होते हैं अभी तक वो अच्छी रही है, तो जेरिको से हमेशा ही मेरी एक्सपेक्टेशन हाई रहेंगी और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये इनर सर्कल की सेगमेंट माइक टाइसन के साथ, और आखिर क्या जेरिको और माइक टाइसन का मैच होगा या फिर नहीं। तो ये था गाइस AEW डायनामाइट का शो। अब हम बढ़ते हैं NXT की तरफ, जो स्टार्ट होता है क्रूजरवेट चैंपियनशिप के ग्रुप ए ट्रिपल थ्रेट मैच, यानी कि फाइनल मैच से जो कि डिसाइड करता है इस ग्रुप को कौन जीतेगा। ये था ड्रेक मैवरिक, टोनी एटलस और कुशीडा के बीच में, और एक काफी कमाल का मैच हमें देखने को मिला। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा शायद आज NXT ने जो है AEW को हरा दिया है एक बार फिर से इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग। तो एक काफी कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है। एंडिंग इसकी इस तरीके से हुई कि कुशीडा जो है आर्म ब्रेकर में डालते हैं यहाँ पे टोनी एटलस को, लेकिन ड्रेक मैवरिक पिन कर देते हैं टोनी एटलस को और वो इस मैच को आउट ऑफ नोवेयर जीत जाते हैं। कुशीडा अपसेट जरूर थे, लेकिन फिर उन्होंने अप्रिशिएट करा कि ड्रेक मैवरिक ने चालाकी दिखाई और वो ग्रुप ए जीत चुके हैं और उनका मैच होने वाला है फैंटास्मा के साथ, और जो भी उस मैच को जीतेगा वो बनेगा नया क्रूजरवेट चैंपियन। उसके बाद जॉनी गार्गानो का मैच होता है यहाँ पे गाइस एड्रियन एलानिस के साथ, जो कि वो जीत जाते हैं। एक स्क्वॉश मैच की तरह हम इसको समझ सकते हैं, वो बहुत आराम से जीत गए। मैच के बाद स्क्रीन पे आ जाते हैं कीथ ली और मिया यिम, जो कि कैंडिस लेरे और जॉनी गार्गानो के घर में उनके डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं और वो इस बार शॉट्स लेते हैं इस टीम के अगेंस्ट, जैसे कि लास्ट वीक गार्गानो और कैंडिस लेरे ने किया था। तो ये बेसिकली बैक एंड फोर्थ चलता है और हमें देखने को मिलता है कि जैसे वो खाना खा रहे होते हैं तो टीगन नॉक्स आ जाती हैं और वो यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली बनी हुई है और वो बेसिकली यहाँ पे आती हैं और वो भी काइंड ऑफ मजाक उड़ाते हैं गार्गानो और कैंडिस लेरे का। तो ये जो फ्यूड है कंटिन्यू हो जा रही है और ये मिक्स टैग टीम मैच हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है इन टेक ओवर। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है राक्वेल गंजालेस अगेंस्ट शॉर्टजी ब्लैकहार्ट इन 1-on-1 मैच, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। सबसे पहले डकोटा काय होती हैं रिंग साइड पे, तो वो इंटरफेयर करने की कोशिश करती रहती हैं। टीगन नॉक्स आके अटैक कर देती हैं डकोटा काय को और उसके बाद कैंडिस लेरे आ जाती हैं और वो बहस रही है टीगन नॉक्स के साथ। रेफरी उनको देख रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन बन जाती है और इसका फायदा उठा के डकोटा काय और राक्वेल गंजालेस डबल टीम कर देते हैं शॉर्टजी ब्लैकहार्ट, जिसकी मदद से एक चोक स्लैम लगाती हैं राक्वेल ऑन शॉर्टजी और वो इस मैच को जीत चुके हैं। तो जो फ्यूड है कंटिन्यू हो जा रही है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली डकोटा काय का क्या होने वाला है यहाँ पे, लेकिन ये हमें देखने को मिला। उसके बाद एक और कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर एंड हर मिस्ट्री पार्टनर चेल्सी ग्रीन अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड इयो शिराय। ये चार काफी अच्छे रेसलर्स हैं। चेल्सी ग्रीन अभी थोड़ी उतनी अच्छी हुई नहीं है, लेकिन तीन काफी अच्छे रेसलर्स हैं और इन्होंने एक अच्छा मैच दिया यहाँ पे टैग टीम मैच। और हमें देखने को मिलता है कि शार्लेट फ्लेयर जो है एंड में इयो शिराय को रोल अप करके हरा देती हैं और वो रोप्स की मदद लेती हैं और अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत जाती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट हाईलाइट्स तो जरूर देखें इस मैच की, क्योंकि काफी अच्छा मैच था। और NXT टेकओवर इन योर हाउस के लिए जो है अब एक ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल हो चुका है, शार्लेट फ्लेयर, इयो शिराय एंड रिया रिप्ली फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। उसके बाद एडम कोल और विलियम रीगल की वीडियो कॉल नेगोशिएशन हमें देखने को मिलती है, जहां पे एडम कोल बात करते हैं किस तरीके से वेलवेटीन ड्रीम को सब कुछ मिले जा रहा है जबकि वो डिजर्व नहीं करते हैं। वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि अनडिस्प्यूटेड एरा को एक और टैग टीम चैंपियनशिप का मैच मिलना चाहिए, और ऊपर से वो ये भी कहते हैं कि वेलवेटीन ड्रीम कुछ डिजर्व नहीं करते। अब यहाँ पे विलियम रीगल कहते हैं कि मैं मैनेजर हूं तो काइंड ऑफ डिसीजन मुझे लेने हैं और एक मौका तो एटलीस्ट और मिलेगा वेलवेटीन ड्रीम को, और वो होगा टेक ओवर में, और ये मैच भी ऑफिशियल कर दिया गया है। और लेकिन यहाँ पे एडम कोल एक शर्त मनवाते हैं विलियम रीगल से कि अगर इस बार वो इस टाइटल को जीतते हैं और रिटेन करते हैं अपने मैच में, तो यहाँ पे वेलवेटीन ड्रीम को कभी भी मौका नहीं मिलेगा फॉर द NXT चैंपियनशिप जब तक एडम कोल चैंपियन है।
तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे वेलवेटिन ड्रीम टाइटल जीत सकते हैं और एडम कोल मेन रोस्टर पे चले जाएंगे। पर मुझे फिर लगता है कि एडम कोल ट्रिपल एच के फेवरेट हैं और प्रॉब्ली इतने समय से जो है वो चैंपियन बने हुए हैं कि वेलवेटिन ड्रीम मुझे लगता नहीं है अभी डिजर्व करते भी हैं चैंपियनशिप जीतना, और शायद मेरे हिसाब से एडम कोल रिटेन करने वाले हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद टोमासो चांपा का मैच हमें देखने को मिलता है लियोन रफ के साथ, जो कि वो काफी इजीली जीत जाते हैं। इस मैच में रिंग साइड होती है स्कारलेट बॉर्डो, जो कि नहीं होती है वहाँ पे किलर क्रॉस के साथ, लेकिन मैच के बाद स्क्रीन पे किलर क्रॉस आते हैं और वो बेसिकली एक मैसेज डिलीवर करते हैं। वो कहते हैं टोमासो को कि लास्ट वीक तुमने मुझे स्पेशल बुलाया था और ये जो स्पेशल है तुम्हारे लिए आने वाला है टेक ओवर में, और मैं जो हूँ तुम्हें हराने वाला हूँ, टिक टॉक मेरे लिए रेडी रहो। और उसके बाद काफी कमाल के तरीके से जो है स्कारलेट एकदम घूर के देखती है यहाँ पे टोमासो चांपा को, जो कि अपने आप में काफी अच्छी मोमेंट थी। और उसके बाद गाइस हमें सबसे कमाल की चीज देखने को मिलती है यहाँ पे टिमोथी थैचर अगेंस्ट मैट रिडल इन अ केज फाइट। अब इसमें रिंग के अंदर जो है वो रोप्स नहीं थी, सिर्फ केज था, और केज के ऊपर रूफ काइंड ऑफ बालकनी रूफ मैं इसको बुलाऊंगा कि बैरिकेड लगे हुए हैं रूफ और चारों तरफ है और गिर सकता है बंदा, नीचे कूद सकता है आराम से, कोई रूफ पे केज नहीं लगा हुआ था। और ये मैच इतना हार्ड हिटिंग था, लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि इन दोनों के बीच का मैच काफी हार्ड हिटिंग था और बिल्कुल एक फाइट वाली फील आई थी इस मैच के अंदर। तो काफी मस्त मैच था ये। मैच के अर्ली पार्ट्स में जो है वो टिमोथी थैचर बस्टेड ओपन भी हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका खून आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैट रिडल गाइस यहाँ पे हार चुके हैं। कर्ट एंगल इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी थे, उन्होंने एज सच कुछ खास करा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है गाइस मैट रिडल इस मैच को हार गए हैं। उन्होंने कोई टैप आउट नहीं करा या फिर वो पिनफॉल से नहीं हारे, बल्कि वो पास आउट हो गए एक सबमिशन मूव से। और काइंड ऑफ यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि मैट रिडल के NXT डेज खत्म हो चुके हैं और वो मेन रोस्टर पे आने वाले हैं, जैसे कि रूमर्स हमें बताते हैं कि शायद वो इस हफ्ते स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अब क्या मुझे लगता है सही टाइम है मैट रिडल को मेन रोस्टर पे ले जाने का? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर वो मेन रोस्टर पे जा रहे हैं तो उससे पहले एटलीस्ट एक बार उनको NXT चैंपियन जरूर बनना चाहिए था और ढंग की टाइटल रेन उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन शायद विंस मैकमैन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मैट रिडल को और उनको वो एक बड़ा पुश देना चाहते हैं ऑन दी मेन रोस्टर। तो ये मैच तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आज दोनों शोज में से कि आप जाके देखें पूरा का पूरा, और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये था गाइस आज का रिव्यू ऑफ द वेडनेसडे नाइट वॉर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, और हर हफ्ते मैं रिव्यू करता हूं आपको पता ही है, तो आप आते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।